देखो स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? कोई भी रंग है यानी कि कलर। अब जो तरंगे होती है, तरंगों की तरंग दैर्घ्य का बढ़ता या घटता क्रम, तरंगों की स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? तरंग दैर्घ्य का घटता या बढ़ता स्पेक्ट्रम कहलाता है। बस बहुत दिनों से तुम सीख रहे सर स्पेक्ट्रम क्या है, स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम भाई यही है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता या घटता क्रम। जैसे कि आपने सन की लाइट में देखा होगा विबग्योर मिला है ना, विबग्योर जो आपको मिलता है VIB, जो हमने प्रिज्म वाले में पढ़ा था, प्रिज्म वाले में तो विबग्योर पढ़ा था आपने। तो सुनो, तरंग दैर्घ्य का घटता या बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य इसकी ज्यादा होती थी, इसकी और कम, 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 इसके सबसे कम, तो तरंग दैर्घ्य क्या हो गया? घटता क्रम हो गया। या इधर से देख चेक करेंगे तो बढ़ता क्रम हो गया। तो ये स्पेक्ट्रम है। बस तरंगों के तरंग दैर्घ्य का घटता या बढ़ते क्रम को क्या बोलते हैं? हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है। और स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो एक हो गया तुम्हारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा? किसी भी कोई दीप्त प्रकाश है, दीप्त स्रोत है, मतलब किसी सोर्स से, स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को, प्रकाश से क्या मिलता है? वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा। जाहिर सी बात है, फिर से लाइक बल्ब, बल्ब से क्या हो रही है? तुम्हारा प्रकाश उत्सर्जन हो रहा, तो उसके जो बल्ब है, बल्ब के प्रकाश से जो प्रकाश उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, वो है तुम्हारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और अगर कुछ प्रकाश अवशोषित हो जाए तो उसे बोलते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। फिर से, अगर कोई दीप्तशील पदार्थ से कोई प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है तो उससे मिलने वाला स्पेक्ट्रम जो होता है वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। और अगर उस दीप्तशील पदार्थ के मार्ग में कुछ जो तरंग दैर्घ्य है वो अवशोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए, ऑब्जर्व हो जाए, तो उससे मिलेगा हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम। तीन प्रकार के होते हैं। फिर से स्पेक्ट्रम तुमने देख लिया, तरंग दैर्घ्य घटता है बढ़ता क्रम हो गया। स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम दो टाइप्स के होते हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और अवशोषण स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जिसे किसी दीप्तशील सोर्स से यानी कि स्रोत से जो प्रकाश उत्सर्जित हो रहा हो, तो उससे मिलने वाले स्पेक्ट्रम को उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और उसके अगर मार्ग में कुछ अपारदर्शी माध्यम रख दे, दीप्तशील पदार्थ के, दीप्तशील स्रोत के मार्ग में कोई अवाज यानी कि अपारदर्शी माध्यम रख दे, अपारदर्शी माध्यम रख दे, तो उससे मिलने वाला क्या होगा? अवशोषण स्पेक्ट्रम होगा। ठीक है। लाइक अगर मान लो आपने फोन की लाइट जलाई, ठीक है, अब ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है, ये क्या है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। और मान लो इसके मार्ग में आपने क्या कर दिया? ये बीच में कुछ ना कुछ रख दिया, इसके बीच में, तो अब इसकी जगह क्या दिखाई देगी तुम्हें? इसकी जगह जो दिखाई दे रही है यहाँ पर काली काली रेखाएं आ रही होगी यहाँ पे, इसकी जगह जो दिखाई दे रही है वे क्या है? तुम्हारी जो बीच में नहीं आगे गए हो, तो ये क्या हो गया? तुम्हारा अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। बस ठीक है। इसे आप ऐसे देख सकते हो, जैसे बल्ब है, बल्ब, तो बल्ब का आप एक काम करो, बल्ब जो जल रहा है वो क्या है? हमारा उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है। और बल्ब पे आप टेप मार दो, काली जगह जगह की टेप मार दो, तो फिर रोशनी कम हो जाएगी, तो वो अवशोषण स्पेक्ट्रम है। बस ठीक है, इतना अंतर है। और ये उत्सर्जन और अवशोषण भी तीन टाइप्स के होंगे, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम। रेखीय स्पेक्ट्रम क्या होता है? इसको पढ़ लेंगे एक बार, भेजी थी मैंने। अगर हम रेखीय स्पेक्ट्रम की बात करें तो रेखीय स्पेक्ट्रम कह रहा है कि इसमें काली पृष्ठभूमि पर चमकीली रंगीन रेखाएं प्राप्त होती है। मतलब इसमें जो मिलती है वो रंगीन और चमकीली। देखो रेखीय स्पेक्ट्रम है तो रंगीन और चमकीली रेखा ही प्राप्त होगी रेखीय स्पेक्ट्रम में, रेखा। फिर से सुनो, रेखीय स्पेक्ट्रम में रंगीन चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है। किस पे? काली पृष्ठभूमि पे। मतलब अगर आपने क्या करा, मान लो ये व्हाइट बोर्ड को आपने ब्लैक बोर्ड कर दिया, पूरा ब्लैक बोर्ड कर दिया, ठीक है, और कोई आपसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम आया और यहाँ पे आगे क्या मिल रहा? रंगीन चमकीली रेखाएं बना रहा हो, तो वो क्या होगा? तुम्हारा रेखीय स्पेक्ट्रम होगा, अगर रेखा मिल रही है तो। ठीक है। और ये किस पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है, अच्छा, हर एक प्रकाश की क्या होती है तुम्हारी? हर एक प्रकाश के रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होती है? निश्चित होती है। भाई जैसे विबग्योर थे यार, वायलेट की तरंग दैर्घ्य कुछ और होगी, इंडिगो की कुछ और होगी, ब्लू की कुछ और होगी, सब की क्या होती है? तरंग दैर्घ्य निश्चित होती है। दूसरा पॉइंट वो कह रहा है कि ये स्पेक्ट्रम गैसो
तथा धातुओं की वाष्प से मिलता है। एक तो गैसों में मिलेगा और क्या मिलेगा तुम्हारा, वाष्प में, यानी कि धातुओं की वाष्प तथा गैसों से प्राप्त होता है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट इसका ये है। और तीसरा पॉइंट कह रहा है ये परमाणु अवस्था पर निर्भर करता है, यानी कि तीसरा पॉइंट है इसका परमाणु स्पेक्ट्रम। तो ये क्या है हमारा परमाणुीय स्पेक्ट्रम, परमाणुीय स्पेक्ट्रम मिलेगा। बस इतना ही और कुछ इससे ज्यादा खास नहीं है। फिर से रेखीय स्पेक्ट्रम क्या है हमारा, रेखीय स्पेक्ट्रम में क्या मिलती है ना, रंगीन चमकीली रेखाएं प्राप्त होती है काली पृष्ठभूमि पे और उनकी तरंग दैर्घ्य फिक्स होती है। यह धातु की वाष्प और गैसों से मिलता है और किस पर डिपेंड करता है, परमाणुीय अवस्था पर, परमाणुीय अवस्था पर। ठीक है, पदार्थ की परमाणु अवस्था पर निर्भर करता है। बस छोटे छोटे से पॉइंट है इसके और ज्यादा खास पॉइंट नहीं है। बैंड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, रंगीन चमकीली बैंड रेखाएं मिलती है, बैंड ही मिलते हैं। बैंड, अब तुम क्या बैंड क्या होता है, देखो एक तो होती है रेखाएं, ये तो होगी रेखाएं, ये ऐसे रेखाएं, और जो इनके बीच की दूरी हो ना उसे बोलना है बैंड। ये तो होगी रंगीन रेखाएं, ठीक है, रेखाएं होगी ये तो, मान लो मैं कलरफुल बना दूं इसे तो रंगीन रेखाएं होगी तो, और इनके जो बीच की डिस्टेंस होती है तो क्या बोलते हैं, बैंड बोलते हैं बस। ठीक है, तो चमकीली पृष्ठभूमि में, काली पृष्ठभूमि में क्या मिलती है, चमकीली बैंड रेखाएं मिलती है, बैंड मिलता है, बैंड रेखाएं नहीं, बैंड मिलता है बस। ठीक है, और दूसरा ये डिपेंड करता है किस पे भाई, ये डिपेंड करता है गैसीय अवस्था में अणुओं से, ये डिपेंड करता है गैसीय अवस्था पर, यानी कि ये डिपेंड करता है गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था पर डिपेंड करेगा। दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट ये है चमकीली पट्टी, चमकीली पट्टी या बैंड, पट्टी मिलती है, चमकीली पट्टी या बैंड मिलेगा। ठीक है, और सतत स्पेक्ट्रम तो हमारा जो सूर्य से मिलता है ना वही सतत स्पेक्ट्रम है। सतत स्पेक्ट्रम समझने के लिए वही सतत, कंटिन्यूअस, लगातार, मतलब इसमें तुम डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा स्पेक्ट्रम कब स्टार्ट हुआ कौन सा खत्म हुआ। ये सूर्य से मिलता है, सूर्य वाला ही वही विबग्योर। जब तुम रेनबो देखोगे यानी कि इंद्रधनुष देखोगे तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि रेड कलर कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो गया। मतलब अगर मैं सतत स्पेक्ट्रम की बात करूं तो ऐसा होता है, देखो अगर मान लो मैंने एक लाइन खींच दी ऐसे, ये लाइन मैंने ऐसे खींच दी, फिर दूसरी खींच देता हूं, ये दूसरी खींच दी, ठीक है, फिर तीसरी, फिर तीसरी, अब तुम इसमें ये नहीं बता सकते एग्जैक्ट लोकेशन से कि तुम्हारा ये रेड कलर कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हो रहा है, या ब्लू कलर कहां से एग्जैक्ट पॉइंट से कब स्टार्ट हुआ है और कब खत्म हो रहा है। तो ये सतत है, लगातार, आप इसमें ये डिफाइन नहीं कर सकते कौन सा कलर कब स्टार्ट हो रहा है और कब खत्म हो रहा, ये है तुम्हारा सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेम इसी की तरह क्या मिलता है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम में भी 3 प्रकार की मिल सकती है। यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बीच में कोई अपारदर्शी माध्यम रख दिया जाए तो उससे जो प्राप्त स्पेक्ट्रम हो रहा है वो क्या है हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। वो क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। और अवशोषण स्पेक्ट्रम भी 3 टाइप्स का मिल सकता है, रेखीय स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम और सतत स्पेक्ट्रम। ठीक है, इस चार्ट को बना लो, तुम बनाओ जल्दी, फिर फ्रोनहोफर रेखाएं बताता हूं मैं तुम्हें। फ्रोनहोफर रेखाएं, जिसको जो हमारा सूर्य है ना, सूर्य को हम ये मानते हैं गैसों का गोला है, नहीं गैसों का गोला नहीं है, गैसों के गोले की एक स्टेज हो जाती है प्लाज्मा। मतलब जो सूर्य है वो हीलियम के कणों को हाइड्रोजन में कन्वर्ट करके, मतलब हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन की क्या होती है वहां पे अभिक्रिया चलती रहती है, वहां से बहुत ज्यादा हीट निकलती, यानी कि प्रोड्यूस होती रहती है हीट, बहुत ज्यादा ऊर्जा। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि देखो अगर आप ये देखोगे ना कि आग है हमारी, आग, तो आग को जलने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है।
है ना, क्योंकि अगर आप मोमबत्ती जलते हो, अगर मोमबत्ती जल रही है और उसे अगर आप उसमें मान लो गिलास ऊपर से ढक दिया आपने उस पर, तो मोमबत्ती बुझ जाएगी। जाहिर सी बात है उसमें ऑक्सीजन नहीं रहने की, यानी कि आग को जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो फिर स्पेस में तो सूर्य है, और सूर्य क्या है तुम्हारा स्पेस में है, वहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं, वो फिर भी जल रहा है, तो वो जल नहीं रहा, उसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, वो जो तुम क्वांटम फिजिक्स में पढ़ोगे, हाइड्रोजन बम वाली प्रक्रिया, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन होता है, उसके कारण सूर्य से हमें प्रकाश मिल रहा है अनंत रूप से, ठीक। तो समझो जो सूर्य है, सूर्य का जो अंदर का भाग है वो उसे बोलते हैं प्रकाश मंडल। तो जो उसका टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है 2 × 10⁷ केल्विन का, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है। अगर हम बात करें प्रकाश मंडल की यानी कि सूर्य की, तो सूर्य का जो पूरा प्रकाश मंडल है अंदर वाला, उसका टेम्परेचर होता है 2 × 10⁷ केल्विन का। उसके आसपास का जो भाग होता है कुछ एरिया तक का, उसे बोलते हैं वर्ण मंडल, और उसका टेम्परेचर होता है 6900 केल्विन, यानी कि इसके कंपेरेटिव थोड़ा कम होगा, थोड़ी और दूर आओगे थोड़ा और टेम्परेचर कम होगा, थोड़ा और दूर आओगे और टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो जो प्रकाश मंडल से, यानी कि प्रकाश मंडल से प्रकाश निकलता है तो वर्ण मंडल में पहुंचता है, और वर्ण मंडल में क्या होती है, थोड़ी थोड़ी गैसें होती है, कोई कोई गैसों के पार्टिकल होते हैं वहां पे, ऐसे गैसों के क्या होते हैं, पार्टिकल, सही है। तो इस कारण अगर हम इस सुग्रही स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा देखें, यानी कि एक स्पेक्ट्रोमीटर ले जो काफी दूर का हमें दिखा दे, यानी कि बहुत बारीक रूप से देखें, तो हमें इनके स्थान पर काली काली डॉट रेखाएं दिखाई देती है हमें, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, फ्रोनहोफर रेखाएं। इसका जो अध्ययन किया था, वो पहले जो किया था वो जो देखा था सबसे पहले, वो देखा था बोलस्टेन ने, लेकिन इसका गहन अध्ययन जो किया वो किया हमारा फ्रोनहोफर ने। तो इसलिए हम इसे क्या बोल देते हैं, फ्रोनहोफर रेखाएं बोल देते हैं। इसे थोड़ा सा और डीपली अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझ सकते हो। देखो जैसे प्रकाश है, सूर्य है ना, सूर्य से ऐसे लाइन है, ये प्रकाश चल रहा होगा इस रूप से, ऐसे अनंत रूप से प्रकाश चल रहा होगा, ठीक है। तो ये लाइन तो देखो ऐसे निकल गई, ये भी निकल गई, ये भी निकल के जा रही, लेकिन यो लाइन है मान लो इस पे टकरा गई, इसके यहाँ पे कन से टकरा गई, है ना, तो इसकी जगह काली रेखाएं तो दिखाई देगी आपको। भाई जैसे आप ये लाइट आ रही है तो मार्कर की यहाँ पे निब है, तो मार्कर की परछाई में आ रही है पीछे, तो ये जो काली रेखाएं है इन्हें फ्रोनहोफर रेखाएं होती है। यानी कि जब सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है ना, तो ये कण अड़ जाते हैं इनके बीच में कुछ, तो इन कण के आधार पे क्या मिलेगा, ब्लैक लाइन दिखाई देगी कि यहाँ तो प्रकाश आ ही नहीं रहा। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं इस ब्लैक बोर्ड के पीछे खड़ा, ऐसे सामने खड़ा हो जाऊं, तो ब्लैक बोर्ड के पीछे का हिस्सा आपको नहीं दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में, यानी कि यहाँ से प्रकाश पीछे नहीं जा रहा, तो वो क्या है, हमारा अवशोषण स्पेक्ट्रम हो गया। और इस अवशोषण स्पेक्ट्रम को किसने देखा था, सबसे पहले देखा था बोलस्टेन ने। तो बोलस्टेन में पूरा अध्ययन नहीं हुआ, फिर उसने देखा फ्रोनहोफर ने, यानी कि गहन जो स्टडी की, डीपली जो स्टडी की, वो किसने करी, फ्रोनहोफर ने। तो फ्रोनहोफर रेखा इसलिए बोलते हैं, यानी कि जो सूर्य से हमें प्रकाश आ रहा है, कुछ गैस के कणों द्वारा, अवशोषण स्पेक्ट्रम के द्वारा पूरा प्रकाश हम लोगों तक नहीं पहुंचता, उसके स्थान पे क्या दिखाई देती है, काली रेखाएं। उन काली रेखाएं को क्या बोलते हैं, फ्रोनहोफर रेखाएं बोलते हैं, ठीक है। और गहन अध्ययन किसने किया था, फ्रोनहोफर ने। लेकिन जब फ्रोनहोफर ने सबसे पहले देखा था ना, लगभग 600 रेखाएं देखी थी उसने, 600 रेखाएं देखी थी सर्वप्रथम जब फ्रोनहोफर थे, 600 रेखाएं देखी थी। लेकिन अब जब जो देखी जा चुकी है वो लगभग कितनी देखी जा चुकी है, 20,000 रेखाएं देखी जा चुकी है, ठीक है। इस सन से जो प्रकाश आ रहा है, यानी कि 20,000 पार्टिकल तक का हम लोगों के प्रकाश नहीं आ रहा। तो मान लो 20,000 पार्टिकल से, यानी कि प्रकाश जो आ रहा होगा, 20,000 पार्टिकल इसके सामने आ रहे हैं, तो उनकी जगह क्या मिल रही होगी, काली रेखाएं मिल रही होगी, तो वही क्या है, हमारी फ्रोनहोफर रेखाएं। और भी हो सकती है, गहन अध्ययन चल रहा है बस इनका, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया फ्रोनहोफर रेखाएं क्या है आपकी, सही है भाई। अब इसके बाद आता है हमारा स्फुरदीप्ति और प्रतिदीप्ति। देखो क्या है, दोनों भाई भाई हैं एक तरह के, प्रतिदीप्ति और दूसरा होता है स्फुरदीप्ति। देखो प्रतिदीप्ति क्या है, इस टाइप का तुम ना फोटो इलेक्ट्रॉन में पढ़ चुके, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। प्रतिदीप्ति पता क्या होती है, सुनो। कोई धातु का मेटल है, मान लो कोई धातु का मेटल है, ठीक है। आपने इस पर उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला,
तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश इससे उत्सर्जित होने लगेगा। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले समझ में आ रहा होगा। तो प्रतिदीप्ति वही है, किसी धातु की सतह पर आपने उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश क्या होने लगता है, उत्सर्जित होने लगता है। ठीक है, और जब तक ये प्रकाश डलता रहेगा तब तक ये उत्सर्जित होती रहेगी। इसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिदीप्ति बोलते हैं। सही है, कुछ कुछ लग रहा होगा कि ये तो फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट की घटना है, बस उसमें कार्यफलन वगैरह का सबका जिक्र होता है, इसमें कोई जिक्र नहीं है। बस यहाँ इतना जिक्र है, यदि किसी उच्च आवृत्ति के प्रकाश को किसी धातु की सतह पर डाले तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश इस धातु की सतह से क्या होने लग जाता है, उत्सर्जित होने लग जाएगा। ठीक है, और जब तक ये डालते रहेंगे तब तक ये उत्सर्जित होता रहेगा। जैसे डालना बंद कर दोगे ये डालना निकलना बंद हो जाएगा। तो इसे प्रतिदीप्ति बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे, प्रतिदीप्ति। अगर हम बात करें स्फुरदीप्ति की, स्फुरदीप्ति ये होती है। स्फुरदीप्ति में इतना डिफरेंस है कि अगर आपने उच्च आवृत्ति का प्रकाश डाला तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित होने लगेगा। जो ही सेम है लाइन कि यदि किसी धातु की सतह पर उच्च आवृत्ति के प्रकाश को डाला जाए तो निम्न आवृत्ति के प्रकाश का उत्सर्जन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसको तो प्रकाश डालना बंद कर दे तो ये उत्सर्जित होना बंद हो जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें नहीं। इसमें आपने प्रकाश डालना बंद कर दिया फिर भी निम्न आवृत्ति का प्रकाश उत्सर्जित हो ही रहा, वो है हमारी स्फुरदीप्ति। कब तक होगा सर? तब तक ये खत्म नहीं होने के अंदर है सारा, तब तक होता रहेगा। और इसी कारण हमें कलर दिखाई देते हैं। अगर आपने मान लो ये जो भी ब्लू कलर का मैं यहाँ पे पहना हुआ है, तो इसमें क्या है, जो प्रकाश आया होगा उच्च आवृत्ति का प्रकाश गिरा होगा इस पे ब्लू कलर का, वो इससे उत्सर्जित हो रहा है, इसलिए तो दिखाई दे रही है। मैंने तुम्हें पहले बताया था यार, अगर ये ब्लू कलर की तुम्हें जर्किन मेरी दिखाई दे रही है तो ब्लू कलर की इसलिए दिखाई दे रही है, बाकी सब कलर को इन्होंने क्या कर रखा अपने अंदर, अवशोषित, और इसको क्या कर रही है वो उत्सर्जित। और तब तक करती रहेगी जब तक ये खत्म नहीं हो जाएगी। और ये कब खत्म हो सकती है भाई, आपने सुना होगा कि आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, गर्म पानी में ज्यादा बार धो दो तो फिक्का पड़ जाए, रंग उड़ गया जी कपड़ों का, वो यही है, वो स्फुरदीप्ति की कंडीशन खत्म हो जाती है। ठीक है, और कभी कभी पूछने को आ जा कि स्फुरदीप्ति का ही मतलब है जुगनू का चमकना, नहीं, जो रात को जुगनू घूमते हैं, जुगनू का चमकना स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है, पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, जुगनू का चमकना स्फुरदीप्ति का उदाहरण नहीं है, कदी से बना के दो। ठीक है, अब एक होते हैं हमारे पास लेजर और एक होता है हमारे पास मेजर। लेजर, कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछने को आ जाती है, लेजर की और मेजर। थोड़ा सा डिफरेंस है। लेजर क्या है, देखो लेजर आपने देखा होगा, लेजर लाइट, तो लेजर लाइट क्या करती है, उस छोटे से प्रकाश को काफी दूर लोग पहुंचा देती है, यानी कि लाइट को वो एम्पलीफाई कर देती है, लाइट को एम्पलीफाई कर देती है, एम्पलीट्यूड करके उसका। एम्पलीफाई का मतलब, एम्पलीफायर तो सुना होगा आपने कि एम्पलीफायर रहेगा डीजे का, तो वे क्या करते हैं, वो छोटे से प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाकर काफी दूर लो भेजते हैं। बस एम्पलीफायर का मतलब यही है कि फोन की छोटी सी आवाज को ज्यादा आवाज करके साउंड के थ्रू वो आपको सुना रहा है। ठीक, तो ये इसका मतलब होता है। अगर लेजर की फुल फॉर्म की बात करूं तो लाइट एम्प्लीफिकेशन लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो लेजर की फुल फॉर्म तो यही होगी, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इंग्लिश में तो यही है भाई। ठीक है, और हिंदी अनुवाद देखो कितना बढ़िया है इसका, विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन। ठीक है, नहीं तो इंग्लिश में याद रखो, L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और मेजर में थोड़ा डिफरेंस है, मेजर के लिए क्या आ जाएगा, M, यानी कि माइक्रोवेव
लाइट की जगह क्या आ जाएगी, माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, और इसके हिंदी में हो जाएगा विकिरण के उद्दीपन उत्सर्जन द्वारा यहाँ पे आ जाएगा सूक्ष्म तरंग, प्रकाश की जगह क्या आ जाएगा, सूक्ष्म तरंगों का फॉर्मूला। ठीक है, थ्योरेटिकल तो मोस्टली इसका प्रूफ हो गया, कंप्लीट हो गया, अब तो इसके डेरिवेशन ही डेरिवेशन है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया से।